healthy welcome to all of you, my dear students. मैं अभिनंदन कुमार आजाद आप सबों का अपने YouTube चैनल ESK आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग एक नया कोर्स लेकर आप लोगों के सामने आया हूं और वो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो 12th क्लास का कंपलसरी टॉपिक है, 12th क्लास का फिजिक्स का। जिसके हर डेरिवेशन, हर छोटे से छोटे क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, वो हर चीज़ को कवर करने की मैंने इसमें कोशिश की है। ये मेरा कोचिंग है, शांति क्लासेज हिलसा में है, जिसका एड्रेस है या ये इलाहाबाद बैंक के जस्ट अपोजिट में है। ठीक है, तो यदि आप लोगों ने इसको कभी विजिट नहीं किया तो उसको विजिट कीजिए। इलाहाबाद बैंक के जस्ट सामने पतली गली गई है, माँ वैष्णो मार्केट, उसके सबसे लास्ट में टॉप फ्लोर पे आपको ये मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। अब अगर जो लोग मुझे नहीं जानते वो जान लीजिए। मेरा नाम है अभिनंदन कुमार आज़ाद। मैंने बीटेक कर रखा है, कई बच्चों को तो बीटेक पता नहीं है। बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जैसे बैचलर ऑफ साइंस करते उस प्रकार से टेक्नोलॉजी में मैंने बैचलर कर रखा है। और ये BIT मिश्रा से किया है। BIT मिश्रा NIT कॉलेज से ऊपर की कॉलेज है। एमटेक कर रखा है, ये मास्टर इन टेक्नोलॉजी होता है, ये मैंने LNCD भोपाल से कर रखा है। ये गेट क्वालिफाई कर रखा है। गेट का एग्जाम भी IIT ही कंडक्ट कराता है इंजीनियर्स के लिए। उसमें मेरा बेस्ट AIR मतलब होता है ऑल इंडिया रैंक, वो होता है 159 है मेरा। यानी मेरे से आगे सिर्फ 159 स्टूडेंट्स ही मेरे से आगे हैं। ये मेरा यूट्यूब चैनल जिस पे आप लोग हैं। मैं समय बर्बाद नहीं करता हूँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये मेरा कोचिंग है, शांति फिजिक्स क्लासेज, इसे मैं पढ़ाता हूँ। यदि जो कांटेक्ट करना चाहते हैं फिजिकल क्लास के लिए वो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। तो बच्चों, मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर किया है। एक तो थ्योरेटिकल चीज़ें भी कवर किया है, जितनी चीज़ें आपको एग्जाम में लघुतरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चनों में लिखना है वो सब चीज़ भी कवर किया है। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है उसको भी मैंने शॉर्ट में कवर किया है, ताकि आपको सब चीज़ें याद रहे, ताकि ऑब्जेक्टिव में वो आप टिक कर सके। ठीक है, मैं बहुत ही ब्रॉड एरिया को कवर करता हूँ। ठीक है, कुछ भी चीज़ें छोड़ कर नहीं जाता हूँ, तो सारी चीज़ें कवर करता हूँ। जितना भी NCERT में जो भी चीज़ें हैं, जितना भी आपको सिलेबस में, एक एक पॉइंट आप चाहे बुक से खोल के मिला लीजिए। कोई भी पॉइंट अगर छुटा हुआ रहे आप मुझसे फिर पूछिए, मैं उसको बताऊंगा, उसको कवर करूंगा, उसका वीडियो बनाऊंगा। एक और चीज़ बता दूं कि आप लोग रे ऑप्टिक्स क्लास 10th में पढ़ा होगा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को भी एक बार हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, उसको कवर कर लेते हैं, उसका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, ताकि उस पर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, आप 10th में पढ़े हो तो 12th में तो क्वेश्चन पूछ ही सकता है उस पर, तो वो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने उसको हम कवर कर लें। ठीक है, तो बहुत ही आसान सब चीज़ें मैंने यहाँ पर बताया है। ये सब चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, एक अगला जो चैप्टर है आपका ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसमें कुछ सब चीज़ें पढ़ना है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो लाइट का स्पीड होता है वो कितना होता है। आपको बताया जाता है लाइट का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, पर आप जानते हो कि ये इसके बराबर नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेटली इसके बराबर होता है। ये इक्वली जो बराबर होता है, जो बराबर होता है वो इसके बराबर होता है, 299,792 किलोमीटर पर सेकेंड। वो सर हमको तो यही पढ़ाया गया। तो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि दोनों ऑप्शन रहे तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ये वैल्यू नहीं होता, ये अप्रॉक्सीमेटली हम लोग याद करने के लिए वैल्यू याद कर लेते हैं। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो आप याद करते हो वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड में आप इसको 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड याद कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग कुछ और ज्ञान लेते हैं। हमारा ज्ञान नेक्स्ट है कि जो लाइट होता है, आप जानते हो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है?
विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंग भी आपको पढ़ना है, एक चैप्टर अलग से ही विद्युत चुंबकीय तरंग। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं अगर इस चैप्टर से ही बन जाते हैं तो इसी में पढ़ लेते हैं ना, क्यों हम दाएं बाएं करते रहें। तो देखो विद्युत चुंबकीय तरंग, तरंग जो जानते हो, तरंग तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, तरंग आप लोगों को क्लास 11 में पढ़ना है, मे भी इस लॉकडाउन में छूट गया होगा, ऐसे भी हिलसा के कोचिंग वाले नहीं है पढ़ाते हैं वो, ठीक है। तो हल्का फुल्का उसको जान लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए, इसलिए मैंने इसको इसमें मेंशन किया है। ऐसे आपको तरंग क्लास 9th में ही पढ़ना था, ठीक है। तो वेव, तो देखो इसमें वेव में क्या होता है, वेव में वेव के पार्टिकल, जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो अप डाउन मोशन करते हैं, ठीक है। ये बस यहाँ वाला पार्टिकल यहीं पे अप डाउन मोशन कर रहा है, यहाँ वाला पार्टिकल यहीं पे अप डाउन मोशन कर रहा है, और एनर्जी जो होती है वो आगे की ओर फ्लो होती है। देखो मैंने लिखा है, ये आपका वेव की गति है, इसमें ये तरंग की गति है, तरंग इधर जा रहा है, ठीक है, ये तरंग इधर जा रहा है, पर पार्टिकल नहीं जा रहे हैं, मीडियम के पार्टिकल, जो माध्यम के कण है, माध्यम के कण वहीं के वहीं पे हैं, माध्यम के कण तनिक भी डोल नहीं रहे, वो सिर्फ उसी जगह पे क्या कर रहे हैं, डोलन गति कर रहे हैं, वाइब्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। यही मैं बताना चाहता हूं, थोड़ा सा हम लोग तरंग को समझ लेते हैं। इसमें तरंगदैर्घ्य क्या होता है, ठीक है। तो देखो एक वेव फ्रंट से वैसा वाला जहां पे सबसे नजदीक में मिल जाए उसके बीच की दूरी क्या कहलाता है, तरंगदैर्घ्य, ठीक है। चाहे दो गर्त ले लो, चाहे मतलब दो सेम फेज वाला रहना चाहिए, फेज मतलब सेम कला आपने पढ़ा होगा साउंड वगैरह वेव में, या जो स्ट्रिंग वेव है आपको 11th पढ़ना उसमें पढ़ा होगा, ठीक है। या फिर नहीं भी पढ़ा हो तो देखो, अगर ऐसा ऊंचा वाला तो सबसे नजदीक में जो ऊंचा वाला आ जाए तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है। उसी प्रकार से ये जो नीचे वाला है, ठीक है, और ये नीचे वाला, इन दोनों के सबसे बीच की दूरी क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है। कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगा, लैम्डा कहलाएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक और चीज है तरंग गति, जो हमने लिखा तरंग में गति कौन करता है, तो ऊर्जा की गति होती है, वो ऊर्जा एनर्जी उस डायरेक्शन में फ्लो होता है, पार्टिकल जो कि माध्यम के कण है वो गति नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जानकारियां हैं जो मैं यहाँ पहले दे देता हूँ आपको। एक और चीज पढ़ा होगा आप लोगों ने, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, T = 1/f, जो आवर्त काल होता है, टाइम पीरियड होता है, वो 1/f यानी कि जो आवृत्ति होता है, ठीक है, आवृत्ति का इनवर्स के बराबर होता है, उसके इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हो, T = 1/f आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 9 भी पढ़ा होगा। तो इससे ढेर सारे फॉर्मूले बन रहे हैं, उस फॉर्मूला को मैंने रिकॉल करा दिया ताकि आपको एक तो इस्तेमाल अगर इसमें आए तो वो भी आप परेशान ना हो, दूसरा बोर्ड एग्जाम में भी आता रहता है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो उसको भी मैंने आपको रिकॉल करा दिया, ठीक है। तो एफ फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। लैम्डा = क्या हो जाएगा, लैम्डा निकालोगे तो हो जाएगा V × T, ठीक है। लैम्डा = V × T, ये भी आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है। या फिर कहो कि V जो कि वेलोसिटी ऑफ वेव है वो क्या होगा, F × लैम्डा। याद करना ही बहुत आसान है, ठीक है। याद करना, वेलोसिटी निकालते तो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस देखो, ये जो तरंगदैर्घ्य है वो डिस्टेंस जैसा है ना, डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो, ये मीटर में होता है, तो तरंगदैर्घ्य होगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा, टाइम, टाइम को T लिख दो, टाइम का यूनिट T है ना, आवर्तकाल, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, 1/T किसके बराबर, F के बराबर, तो V = लैम्डा × F के बराबर आपका फॉर्मूला आ गया। तो इन सब फॉर्मूला आपको याद होगा, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ रिवीजन मैं करा रहा हूँ, तरंग के बारे में और भी चीजें पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पढ़ना है आपको, सिलेबस में है, इस चैप्टर में नहीं तो आगे पीछे वाला चैप्टर में है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तरंग दो प्रकार से बांटा गया है, तरंग को दो भागों में बच्चों बांटा गया है, ये आपको 11th में ही पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए एक बांटा गया है यांत्रिक तरंग और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग, ठीक है। पहला क्या होता है, यांत्रिक तरंग, और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग, ठीक है। इसको कहते हैं मैकेनिकल वेव और इसको कहते हैं नॉन मैकेनिकल वेव, लिखा हुआ है। क्या डिफरेंस है दोनों में, जो यांत्रिक तरंगें होती हैं इसके चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा अयांत्रिक तरंग, नॉन मैकेनिकल वेव को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे जितना भी आपने 11th में जितने भी तरंग पढ़े, 9th में पढ़े, वो सब के सब मैकेनिकल वेव था, यांत्रिक तरंगें थी, ठीक है। जैसे आपने ध्वनि तरंग पढ़ा, रस्सी में जो तरंग उत्पन्न होता है वो पढ़ा, पानी के सरफेस पे, पानी के सरफेस पे, ठीक है, पानी में ढेला मारते तो सरफेस पे एक वेव जनरेट होता है कि नहीं होता है, वो भी आपका यांत्रिक तरंग ही है, ठीक है। उसी प्रकार से अयांत्रिक तरंग की बात करें तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो सब के सब अयांत्रिक तरंग हैं, वो नॉन मैकेनिकल वेव है, ठीक है।
इसके चलने के कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आपका लाइट है, प्रकाश है, रेडियो वेव है, गामा रे है, एक्सरे है, इंफ्रारेड है, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब अयांत्रिक तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसके चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। सवाल उठता है ये चलता कैसे है, तो देखो उसको भी मैंने बताया है। तो सारे एक ही पेज में मैंने कितने सारे नॉलेज दे रखा है, सब शॉर्ट में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा इस पे, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ना, एक नया चैप्टर ही, और पिछले साल आया भी था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है, ये पूछा भी गया था। तो वो तो खाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंग, ठीक है। कम से कम इसका इंग्लिश याद रखिए, ठीक है, क्योंकि कभी कभी मिसप्रिंटिंग होता है तो इंग्लिश वालों को सही मान लेते हैं लोग, ठीक है। तो इंग्लिश भी आप साथ साथ लिखते जाइए, आपके बुक में भी लिखा हुआ होगा, तो इंग्लिश भी साथ साथ लिखते जाइए। विद्युत चुंबकीय तरंग को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है कि एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है जस्ट आपका जो फोन जिसको आप देख रहे हैं उससे जस्ट बाहर क्यों निकलता हुआ, ठीक है, जस्ट बाहर क्यों निकलता हुआ, ठीक है। या फिर इसको समझना तो कैसे कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं कि अपने हाथ को स्ट्रेच कीजिए, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिए, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कीजिए, उसमें जो 3 उंगलियां हैं, ठीक है, अंगूठा है, मध्यमा है और जो कनिका जो उसके बीच वाला है, मध्यमा और जो अंगूठा है उसके बीच वाली उंगली, 3 उंगलियों को परपेंडिकुलर लंबवत फैलाइए, ठीक है, बाकी दोनों उंगलियों को मोड़ लीजिए, ठीक है। तो 3 उंगलियां फैलेगी और उसको आप क्या कीजिए, इस डायरेक्शन में एक उंगली को रखिए, एक उंगली को इस डायरेक्शन में, और एक उंगली देखिए अंगूठा आपके बाहर आ रहा होगा, आपकी तरफ आ रहा होगा, ठीक है। वही है कि एक डायरेक्शन में ऊपर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये बाहर की तरफ अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो जो प्रकाश की गति होगी, प्रकाश की जो गति होगी वो तीसरे डायरेक्शन में होगी, ठीक है। यानी प्रकाश की गति का डायरेक्शन अगर आपको पता है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड उस दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर देखने की जरूरत नहीं, उसको तो हम लोग फिर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जानेंगे, ठीक है। यहाँ पर ढेर सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया बच्चों, ढेर सारी चीज़ें से पूछा भी जाता है, ये सब सारी चीज़ें पूछा जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय तरंग स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं क्या होता है ये, ठीक है। ये इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो इसको ध्यान से देखिएगा। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो एक्सरे, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे, विविग्योर जो कि होता है एक दृश्य किरणें, विजुअल रेज, ठीक है, इंफ्रारेड जो कि इसको हिंदी में कहते हैं अवरक्त किरणें, ये परावैंगनिक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रे, यह है माइक्रोवेव और यह है रेडियो वेव, ठीक है। हिंदी में आप जानते हो रेडियो वेव को रेडियो वेव भी कहते हैं, रेडियो तरंगे कहते हैं, माइक्रोवेव को भी माइक्रो तरंगे कहते हैं, ठीक है। इतने सारी चीजें हैं, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं। पहला सवाल है मेरा कि बताइए ये परावैंगनिक किरणें और अवरक्त किरणें, अवरक्त जो कि इंफ्रारेड होता है और एक होता है अल्ट्रावायलेट, किसके पास ज्यादा एनर्जी रहता होगा? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें और अल्ट्रावायलेट रे, परावैंगनिक किरणें, इन दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास रहता होगा, ठीक है। चलिए सब लोगों ने कमेंट कर दिया। देखिए हर किसी को लगता है अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें कुछ खतरनाक सा चीज होगा, इंफ्रारेड बहुत खतरनाक चीज होगा, पर ऐसा है नहीं। अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड का तो आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है। लाइट विजन कैमराज में जो लाल लाल बल्ब जलता रहता है वो इंफ्रारेड ही जनरेट करता है, इंफ्रारेड का आप इस्तेमाल करते हो। जो लाइट विजन कैमरा जो होते हैं या फिर जो आपके सेना वगैरह इस्तेमाल करती है रात में आतंकवादियों को ढूंढने मारने में, वो सब इंफ्रारेड का इस्तेमाल करती है, ठीक है। कैसे करती है बताते हैं, ठीक है। फिलहाल तो अल्ट्रावायलेट रे को जानिए। अल्ट्रावायलेट रे इतना खतरनाक होता है, यानी कि इंफ्रारेड तो आप देखते हो कि आपके आसपास रहता है, पर अल्ट्रावायलेट रे इतना खतरनाक होता है कि यदि वो उसको ओजोन लेयर ही, जो एटमॉस्फेयर का ओजोन लेयर है, वायुमंडल का जो ओजोन परत है, वही इसको सोख लेता है। अगर मान लिया कि ये धरती पे आ जाता तो क्या होता, तो आपके शरीर के, आपके त्वचा को नुकसान पहुंचाता है, आपको त्वचा का में क्षय रोग उत्पन्न करता है, ढेर सारे आपको त्वचा संबंधित रोग होती है। यानी कि ये रे इतना खतरनाक होता है कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो उसके पास भाई नुकसान, जिसके पास ज्यादा एनर्जी होगा वही तो नुकसान पहुंचाएगा, समझ में आ रहा है बात। तो अल्ट्रावायलेट रे ज्यादा खतरनाक होता है, ज्यादा एनर्जी होता है इंफ्रारेड की तुलना में, ठीक है। ये मैंने इसलिए भी बताया कि आपको समझ में आ रहा होगा, कि ऑर्डर समझ में आ रहा होगा कि इधर अगर जाओगे तो एनर्जी बढ़ रहा है, ठीक है, एनर्जी बढ़ रहा है, देख भी सकते हो। गामा रे के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होता है दोस्तों, बच्चों,
ठीक है, गामा रे के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है। गामा रे कहाँ से निकलता है, तो आपको जो रेडियो डीके होती है, ठीक है, रेडियो डीके मतलब रेडियो एक्टिविटी पढ़ा होगा आपने, रेडियो सक्रियता, उसमें गामा रे निकलता है, अल्फा बीटा कण निकलता है, अल्फा या बीटा कण निकलता है और गामा रे निकलता है उसमें, ठीक है। ये गामा रे निकलता है, जो एटम में फटता है उससे भी गामा रे निकलता है, यानी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन, नाभिकीय अभिक्रिया जो भी होता है उस सभी में क्या निकलता है, गामा रे निकलता है, जानते हो आप लोग, ठीक है। गामा रे कितना नुकसान करता है कि आप लोग समझ लो कि हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा दिया अमेरिका ने, परमाणु बम गिराया था ना, तो उससे जो गामा रे निकला वो वहाँ के बच्चों को अभी तक परेशान कर रहा है, ठीक है। वहाँ के बच्चे अभी भी पैदा होते हैं तो अपंग पैदा होते हैं, यानी गामा रे इतना भी खतरनाक है। ये समझ लो जो आपका हल्क बना है, हल्क नाम सुने हो, हल्क सुपर हीरो नाम है, एक सुपर हीरो है मार्वल का, ठीक है। तो वो हल्क जो बना वो गामा रेडिएशन में ही एक इंसान आ गया था, उसी कारण से वो हल्क में ट्रांसफर हो गया। यानी गामा रे इतना खतरनाक है कि वो आपको किसी और भी टर्म में चीज़ों में कन्वर्ट कर सकता है। अब ये मत समझना कि हल्क में ही कन्वर्ट करेगा, नहीं, आपके शरीर के में के डीएनए को ये चेंज कर सकता है, तो आपको अपंग बना सकता है, अपाहिज बना सकता है, आपके ऊतकों का क्षय कर सकता है, कुछ भी चेंजेस आप में कर सकता है गामा रे। इतना खतरनाक रे होता है ये, ठीक है। गामा रे इतना खतरनाक होता है, उसके पास इतना एनर्जी कि आपके शरीर के अंदर घुस जाता है, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी रहेगा तो भैया आपका शरीर के अंदर घुस जाएगा, क्योंकि वो आपका शरीर रोक भी नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा एनर्जी है। जैसे गोली मारते हो तो गोली अगर बहुत ज़्यादा स्पीड है उसका तो गोली आपको छेद करके बाहर निकल जाता है कि नहीं, उसी प्रकार से गामा रे भी आपको छेद करके आगे निकल जाता है, ठीक है। एक्सरे, एक्सरे का तो नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। एक्सरे जो आप लोगों को कराया जाता है यही एक्सरे की मदद से किया जाता है, ठीक है। अब ये भी कितना खतरनाक है आप इससे अनुमान लगा सकते हो कि एक्सरे के बारे में, कि मैं एक बार दांत का अपने दांतों का एक्सरे करा रहा था, तो जो एक्सरे करते थे वो बार बार डॉक्टर बाहर भाग जाता था। मैं कहता था यार मुझे छोड़ दे तो एक्सरे में, आप खुद भाग जाते हो, ऐसा क्यों। तो मुझे बताई वो डॉक्टर कि एक्चुअली आप लोग तो कभी कभार एक्सरे कराते हैं, हम लोग दिन में 10-20 को हो जाता है, तो दिन में अगर हम लोग एक्सरे के कॉन्टैक्ट में रहेंगे तो हमें नुकसान पहुंचाएगा ये, तो एक्सरे भी नुकसान पहुंचाता है। समझ में आया, कहने का मतलब ये है, ज्ञान लो तो मतलब रियल लाइफ में भी कुछ फायदा करें, तो एक्सरे के कॉन्टैक्ट में ज़्यादा ना रहा करें, ठीक है। एक्सरे भी आपको नुकसान पहुंचाता है, गामा रे नुकसान पहुंचाता है। ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, गामा के पास, एक्सरे के उसके बाद अल्ट्रावायलेट, उसके बाद अल्ट्रावायलेट जो कि नुकसान पहुंचाता है, जो कि सनलाइट में होता है, यानी कि सन से प्रकाश में जो आता है वो अल्ट्रावायलेट से इंफ्रारेड तक सब आता है। इस सब इतना पूरा किसमें आता है, सन से जो मिलता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट भी आता है, इंफ्रारेड भी आता है, और कुछ विजुअल लाइट दृश्य किरणें भी आता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको सन से मिलती है। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है, इसको काट दीजिएगा, इसको काट दीजिएगा। ये आपका करीबन है ये जो विजुअल रे है जिसको विबग्योर होता है, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज और Y फॉर रेड, ठीक है। रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 750, ठीक है, 7500 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे लिख लीजिएगा आपको 4000 या फिर 3500, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इसको आप ढंग से लिख लीजिएगा, इसको थोड़ा सा आगे पीछे लिखा गया है जल्दीबाजी में तो कैट नहीं हो पाया। तो ये है आपका। उसके बाद इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड में मैंने बताया कि ये आपको राइट विजन कैमराज में इस्तेमाल में आता है इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड एक्चुअली हर एक जो सबस्टांस होता है, गर्म सबस्टांस होता है, वो इंफ्रारेड को रिलीज करता है, ठीक है। तो इंफ्रारेड उसी सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है इंफ्रारेड में भी, ठीक है। तो उसी फ्रीक्वेंसी से आप पहचान जाते हैं कि यहाँ पे कुछ है, वही तो वो इंफ्रारेड को रिलीज कर रहा है, बस उसी को पहचानता है, उसी से अनुमान लगा लेता है कि भैया यहाँ पे कुछ है। उसके बाद माइक्रोवेव और रेडियो वेव। रेडियो वेव यही है जो रेडियो सिग्नल में काम आता है। रेडियो देखो सारी चीज़ आपको पढ़ना है, एक्सरे भी पढ़ना है, गामा रे भी पढ़ना, सब चीज़ आपको 12th के सिलेबस में ही पढ़ना है। रेडियो वेव भी पढ़ना है। रेडियो वेव कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल में आता है। कम्युनिकेशन सिस्टम में पहले ही मैंने वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में बना हुआ, हिंदी में बना दूंगा। इंग्लिश में अगर आपको समझ में आता है तो उसको देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे इंफॉर्मेशन मैंने बताया, कहाँ पे कौन इस्तेमाल होता है, ये सब पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम इमेज वाले चैप्टर में खोलो, उसमें सारा का सारा दे रखा है, सबका इस्तेमाल क्या होता है, कैसे होता है, वो सब कुछ दे रखा है, ठीक है। कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रखा है, जैसे मैंने बताया कि इधर से इधर जाओगे तो एनर्जी बढ़ रहा है। एनर्जी बढ़ने का मतलब रेडियो वेव से ज्यादा एनर्जी माइक्रोवेव का होता है, माइक्रोवेव से ज्यादा एनर्जी इंफ्रारेड का होता है, इंफ्रारेड से ज्यादा एनर्जी किसका होता है, विजुअल रे का होता है, विजुअल रे से ज्यादा एनर्जी आपका अल्ट्रावायलेट का होता है, अल्ट्रावायलेट से ज्यादा किसकी एनर्जी होती है, एक्सरे का, एक्सरे से ज्यादा गामा रे की एनर्जी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी जो एनर्जी का ऑर्डर है वही आपका फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर होता है, क्योंकि एनर्जी जो आगे पढ़ोगे अगले ही चैप्टर में कि एच ये होता है एच न्यू या एच एफ कर लो फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, एच कांस्टेंट है, ठीक है, तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, ठीक है, तो जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा। तो फ्रीक्वेंसी आपको समझ में आ गया होगा, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी, इधर के अनुसार बढ़ते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, यानी गामा रे का सबसे ज्यादा और रेडियो वेव का सबसे कम फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। और लेमडा तो जानते हो कि फ्रीक्वेंसी के जस्ट अपोजिट होता है। अभी आपने देखा ना लेमडा क्या होता है, लेमडा होता है ऊपर वेलोसिटी बाय एफ, ये होता है ना। तो जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी, भाई भी तो सबके लिए सेम है। अरे कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसका स्पीड लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है। तो भी तो सबके लिए सेम है, भी सेम है, तो जिसका लेमडा ज्यादा होगा उसका लिए एफ क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो दिख ही रहा है कि भैया एफ आपका इधर जाओगे तो एफ बढ़ेगा, पर लेमडा क्या होता है, घटता जाता है, ठीक है। और इस चीज को मैंने दिखाया भी है आपको, अब ध्यान दीजिए, तो उस चीज को मैंने दिखाया भी था आप लोगों को। कहां पे दिखाया था मैंने, यहां पे कहा भी था कि इधर क्या और आपका क्या हो रहा है, वेवलेंथ बढ़ता जा रहा है। तो भैया ये आपका 4000 या फिर 3500 जो भी है, आपने बुक के अनुसार आप लिख सकते हैं, अलग अलग बुक में अलग अलग दिया जाता है। और ये कितना है, 7500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है वेवलेंथ, तो वेवलेंथ इस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ रहता है। चलिए इस वीडियो बड़ा हो गया है, आगे की चीजों में हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग देखो अब प्रकाश का डिफिनेशन वगैरह जो है, प्रकाश का जो लाइट का डिफिनेशन है क्या होता है, कैसे होता है श्वेत प्रकाश वगैरह, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में 20 मिनट का वीडियो हो गया, आप लोग का पेशेंस भी नहीं, ऐसे मैं बता देता हूँ कि कैसे आपको वीडियो देखना है। वीडियो जब भी देखिए तो अपने साथ नोट्स रखिए, ठीक है, उसमें नोट करते जाइए। जब भी एक स्लाइड खत्म हो जाता है, मैं नेक्स्ट आगे बढ़ाता हूँ, तो आप उसको पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। जब वीडियो खत्म हो जाता है, पूरा वीडियो आप देख लेते हैं, 10 मिनट 20 मिनट का जितने का वीडियो होता है, उसके बाद जो भी आपने लिखा उसको रिकॉर्ड कीजिए, उसको पढ़िए, ठीक है, जो नोट्स में लिखा है आप लोगों ने। फिर ना समझ में आए फिर से वीडियो प्ले कीजिए, वैसे समझ में आ ही जाएगा, आसान चीज़ें हैं, ठीक है। इस प्रकार से पढ़ा जाता है, वरना आप बोर हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं करेगा। आप लोगों को पढ़ने का आदत नहीं है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ, देख ही रहे हो कि वीडियो पे मेरा जो चैनल है उस पर सब्सक्राइबर है आपका 3500-3600 सब्सक्राइबर्स हैं, और काफ़ी इंजीनियर्स लोग मुझसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो मुझे तो पढ़ने और पढ़ाने दोनों का काफ़ी एक्सपीरियंस है ऑनलाइन। तो आप लोग चूँकि पहली बार हो तो थोड़ा सा गाइडेंस भी लीजिए कि कैसे आप लोगों को पढ़ना है ऑनलाइन। तो चलिए हम लोग आगे करते हैं, आगे चलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, काफ़ी मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो लाइक करने से फ़ायदा ये होता है कि ये बाकी लोगों को तो ये प्रमोट होकर जाता है, अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएंगे, जिससे लोगों को फायदा होगा इससे, ठीक है। आप लोग भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ पे शेयर कर दीजिए इसको। आपका जो स्टडी ग्रुप है व्हाट्सअप पे होगा, उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि उन बच्चों को भी फायदा हो। इसमें कोई चार्जेज नहीं है, ठीक है। तो जान रहे हो कि चार्जेज हैं बाकी जगहों पर लगता है, और कोई अभी इस सब चीज़ों को पढ़ाया भी नहीं होगा, कि इन्होंने किसी ने हिलसा में पढ़ाया भी नहीं होगा इस चीज़ों को, ठीक है। तो आप लोग अच्छा है, आपके टीचर कोचिंग के टीचर पढ़ा रहे तो बहुत अच्छी बात है, उनसे भी लीजिए और इसको भी लीजिए, ताकि अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी आप चीज़ों को कंप्लीट कीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसा भ्रम में मत रहिएगा कि हमारे सर पढ़ाएंगे तभी पढ़ेंगे, कब पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो जब जहाँ से जो चीज़ें मिल रहा है उसको जल्दी जल्दी लीजिए। पूरा कोर्स मैं बताऊँगा, पूरा का पूरा इस चैप्टर को पूरा खत्म करूँगा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी छोड़ूंगा, मेरा पढ़ाई का तरीका ये है कि मैं एक लाइन एक बूंद भी नहीं छोड़ता हूँ एनसीईआरटी का, ठीक है। चाहे वो एग्जाम में पूछे ना पूछे, मैं बता देता हूँ कि एग्जाम में नहीं पूछेगा, पर मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी भाई एग्जाम में पूछने से क्या होता है, भविष्य में तो पढ़ना है आपको, छोड़ दोगे तो फिर तो पढ़ना पड़ेगा आपको, आगे भी पढ़ना है ना, कि भाई 12th करने के बाद छोड़ देना है। आगे पढ़ने जाओगे टीचर सीधे कह देगा कि ये तो पढ़ ही क्या हो, ये तो 12th पढ़ ही लिए होगे, तब क्या करोगे वहाँ पे, कहोगे मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया था, फिर से पढ़ा दो। समझो इस बात को। तो काफ़ी अच्छे ढंग से मैंने प्रिपरेशन किया है, नोट्स बनाया है, काफ़ी मेहनत से नोट्स बनाया है, और आप तक इसको पहुंचा रहा हूं, ठीक है। आगे आपको बहुत और भी बेहतर ढंग से आपको मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूं आप लोग इसको शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।